महाराणा प्रताप सिंह शिक्षण संस्था, आनंदीबाई रावराणे कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय वैभववाड़ी, हिंदी विभाग। मित्रों, इकाई 2 में आदिकाल, हिंदी साहित्य के इतिहास आदिकाल की चर्चा हम कर रहे हैं। तो इस आदिकाल में इसकी विशेषताएं यानी रासोकाल और आदिकाल दोनों की विशेषताएं एक जैसी ही है। तो इसकी चर्चा आज हम इस तासिका के द्वारा करने वाले हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल कहा जाता है। यह हमने काल विभाजन में देखा है। हिंदी साहित्य के आरंभिक समय की रचनाएं साहित्य के विकास के अध्ययन के लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु अधिकांश आदिकालीन ग्रंथों का उपलब्ध न होना, प्रामाणिकता में संदिग्धता, काल निर्धारण में सामंजस्य न बैठना आदि कठिनाइयों के साथ साहित्य के विद्वानों आचार्यों द्वारा व्यवस्थित धारणा बना लेना बहुत ही कुशलता का कार्य है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसे हम वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत का युग, बीजवपन काल, वीर काल और अनेक संज्ञाओं से उसे विभूषित किया है, हिंदी का सबसे विवादग्रस्त काल यह रहा है। इस काल में एक तरफ संस्कृत के ऐसे बड़े बड़े कवि उत्पन्न हुए जिनकी रचनाएं संस्कृत काव्य परंपरा की चरम सीमा पर वह पहुंच चुकी थी, तो दूसरी ओर अपभ्रंश के कवि उत्पन्न हुए जो अत्यंत सरल और सहज भाषा में संक्षिप्त शब्दों में अपने मार्मिक भाव वह प्रकट कर रहे थे। वस्तुतः इस काल में जहाँ एक और सिद्ध नाथ जैन साहित्य का निर्माण हुआ, जिसे धर्माश्रय प्राप्त होने के कारण वह बढ़ता गया, फलता गया, फूलता रहा, जहाँ दूसरी ओर राजस्थान के चारण कवियों द्वारा रचित काव्य भी रचे गए, जिन्हें राजाश्रय मिलने के कारण वह प्रशंसा का विषय बन गया। परंतु इस काल में इन दोनों काव्य धाराओं से भिन्न लोक साहित्य भी की रचना भी यहाँ हो चुकी थी। वह लोकाश्रित होने से सुरक्षित न रह सका। अनेक कारणों से यह साहित्य लुप्त सा हो गया। मित्रों, आदिकाल की इस तरह की परिस्थिति होने के बावजूद हम आज देख रहे हैं आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं, यानी रासो साहित्य की विशेषताएं, दोनों की विशेषताएं एक जैसी ही है। तो आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हो, विशेषताएं हो, वो किस प्रकार की देखो। रासो साहित्य मूलतः यानी आदिकालीन साहित्य मूलतः सामंती व्यवस्था, प्रकृति और संस्कार से उपजा हुआ साहित्य है, जिसका स्वर वीरत्व का रहा है। इस साहित्य के रचनाकार हिंदू राजपूत राजाश्रय में रहने वाले चारण या भाट थे। समाज में उनका स्थान सम्मान का था, क्योंकि उनका जुड़ाव सीधे राजा से होता था। ये चारण या भाट कला पारखी और कला रचना में निपुण होते थे। ये युद्ध कला भी जानते थे, जो युद्ध होने पर अपनी सेना की अगुवाई विरुदावली गाकर किया करते थे। ये राजाओं, आश्रयदाताओं, वीर पुरुषों तथा सैनिकों के वीरोचित युद्ध घटनाओं को केवल बढ़ा चढ़ाकर ही नहीं, उसकी यथार्थपरक स्थितियों एवं संदर्भों को भी बारीकी के साथ वे चित्रित करते थे। वीरोचित भावनाओं के वर्णन के लिए इन्होंने रासक या रासो छंद का प्रयोग इस समय किया था, क्योंकि यह छंद इस भावना को संप्रेषित करने के लिए अनुकूल था। इसलिए उनके द्वारा रचित साहित्य को यह रासो साहित्य या आदिकालीन साहित्य कहा जाता है। इस काव्य की सामान्य विशेषताएं जो है वह पहले है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। तो वीरगाथाकालीन चारण या भाट कवियों ने अपने अपने आश्रयदाताओं की मुक्त कंठ से जो प्रशंसा की है। इन कवियों ने अपने राजाओं को ब्रह्म, इंद्र आदि देवताओं से भी बढ़कर शूर तथा वीर बताया है। इस समय सामंतवाद का बोलबाला था, राजा को सर्वोपरि माना जाता था। उस समय जो छोटे छोटे राजा थे वे हमेशा साम्राज्य विस्तार के लिए आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे।
उनमें केंद्रीय सत्ता को हथियाने की एक ओर सी उनमें लग चुकी थी। इन राजाश्रित कवियों ने अपने अपने आश्रयदाताओं की मुक्त कंठ से खुलकर प्रशंसा की, जो वास्तविकता से उत्पन्न अतिशयोक्तिपूर्ण यह प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्णता से यह भरी पूरी थी। दूसरी विशेषता है राष्ट्रीय भावना। यह राष्ट्रीय भावना का इस काल में पूर्णता अभाव था। आदिकालीन राजा स्वयं शूरवीर पौरुष से परिपूर्ण थे, लेकिन उनमें संकुचित राष्ट्रीयता थी और उस समय के राजाओं ने अपने 50 गांवों को ही एक राष्ट्र समझ रखा था। उनमें व्यापक राष्ट्रीयता का अभाव था। अजमेर हो, दिल्ली के राजाओं को कनौज और कलिंग के समृद्ध होने अथवा उजाड़ जाने पर कोई हर्ष या विषाद उन्हें नहीं होता था, दुख नहीं होता था। इसका प्रभाव इन चारण कवियों पर ही पड़ा था। इन कवियों ने जीविका प्राप्ति के लिए अपने आश्रयदाताओं की स्तुति जो है वह मुक्त कंठ से उन्होंने की थी। देशद्रोही जयचंद को भी देश प्रेमी कहलाने वाले वीर चारण उस समय थे। दोस्तों, तात्पर्य यह है कि यदि उस समय राष्ट्र का अर्थ व्यापक रूप में लिया गया होता तो निश्चित रूप से हमारे देश का मानचित्र आज कुछ और होता, पर उस समय के राजाओं ने इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। यह हमारे देश का दुर्भाग्य उस समय से चलता रहा। अगली विशेषता है संदिग्ध रचनाओं की अधिकता। इस काल में उपलब्ध होने वाली सभी रचनाएं जो है वह ऐतिहासिकता की दृष्टि से यह संदिग्ध है। इस काल में रचित 4 काव्य ग्रंथ प्राप्त हुए थे। खुमान रासो हो, बिसलदेव रासो हो, पृथ्वीराज रासो हो या परमाल रासो। भाषा शैली हो और विषय सामग्री की दृष्टि से इन ग्रंथों के संबंध में कहा जा सकता है कि इनमें निरंतर कई शताब्दियों तक परिवर्तन और परिवर्धन होते रहे हैं। यह परिवर्तन और परिवर्धन इतनी प्रचुर मात्रा में हुए कि इनका मूल्य रूप ही या मूल रूप ही दब गया। यह भी निश्चित नहीं कहा जा सकता कि ये ग्रंथ आश्रयदाताओं के समय में ही लिखे गए हो। अगली विशेषता है ऐतिहासिकता का अभाव। आदिकालीन रासो रचनाओं में इतिहास प्रसिद्ध चरित्र नायकों को लिया गया है, किंतु उनका वर्णन युद्ध इतिहास की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। इन कवियों ने इतिहास की अपेक्षा कल्पना का बाहुल्य अधिक इन कवियों में था। इतिहास के विषय को लेकर चलने वाले कवियों में जो सावधानता अपेक्षित होती है वह इन काव्य रचना निर्माताओं में नहीं थी। इन कवियों ने इतिहास को अतिशयोक्ति और कल्पना पर न्यौछावर कर दिया था। यहाँ तक कि पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज की को उन राजाओं का भी विजय माना गया है जो उनसे कई शताब्दियों पूर्व या पश्चात आज भी विद्यमान है। अगली विशेषता है युद्धों का सजीव वर्णन। युद्धों का सजीव वर्णन इन ग्रंथों का प्रमुख विषय रहा है और यह वर्णन इतना सजीव बन पड़ा है कि कदाचित संस्कृत साहित्य भी इस दिशा में इन कवियों की ओर नहीं कर सका। इन कवियों का युद्ध वर्णन अत्यंत सजीव बन पड़ा है, कारण चारण कवि केवल मत्स्यजीवी नहीं था, समय आने पर हाथ में तलवार लेकर वह लड़ना भी जानता था। दोनों ओर की सेनाओं को लड़ते समय युद्ध में प्रयुक्त आक्रमण की रीतियों का जैसा सजीव चित्रण इस युग के कवियों ने किया है वैसा परवर्ती कवियों में नहीं दिखाई देता। उनकी वीर रचनावली में शास्त्रों की झनकार स्पष्ट दिखाई पड़ती है और उनके युद्ध वर्णन के सजीव चित्रण वीर हृदय में आज भी वीरता पैदा करते हैं। ये समय आंतरिक कलहों और बाहरी आक्रमणों का समय था, अतः अपने अपने आश्रयदाताओं को युद्ध के लिए उत्तेजित करना इस काल के कवि का प्रमुख कर्तव्य बन चुका था। अगली विशेषता है वीर रस का प्राधान्य।
इन आदिकालीन ग्रंथों में या रासो ग्रंथों में वीर श्रृंगार रस का अद्भुत सम्मिश्रण था। उस समय युद्ध का बाजा चारों ओर गर्म था। वीर रस का जितना सुंदर परिपाक इस काव्य में मिलता है, उतना हिंदी साहित्य के किसी भी काल में नहीं मिलता। उस समय की वीरता का आदर्श निम्न पंक्तियों में स्पष्ट होता है। जैसे कहा जाता है कि 12 बरस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिकार। आदिकालीन युद्धों का एकमात्र कारण नारी लिप्सा है। युद्धों का मूल कारण नारी को कल्पित किया गया है, अतः श्रृंगार रस का भी इस साहित्य में जमकर सजीव वर्णन हुआ है। तो इन प्रवृत्तियों को 6 प्रवृत्तियों को हमने देखा है। अगली तासिका में हम बचे हुए और जो विशेषताएं हैं उनको समझ कर ले लेंगे और इस इकाई में आदिकालीन साहित्य किस तरह का रहा होगा, उसकी विशेषताएं किस तरह की है, इसका अध्ययन करेंगे।